और कुछ दिनों में ऐसा क्या ही बदल जाएगा मेरी जिंदगी में। उस लड़की ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए जो बोला, उसे सुनकर अभय के होश उड़ गए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अभय। क्यों? कौन देने वाला है मुझे पैसे? तुम? या मेरी बीवी का नया पति? या मेरे ऊपर नोट आसमान से बरसेंगे? ये बात सुन के वो लड़की हंसी, लेकिन तपाक से बोल पड़ी, कोई नहीं, किसी को तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है अभय, क्योंकि तुम्हारे पास खुद बहुत सारे पैसे हैं। अब अभय को उस लड़की की गोल गोल बातों पर गुस्सा आने लगा था। तुम भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं यहाँ तुमसे अपनी जिंदगी बदलने की बात क्यों करता भला? बंद करो ये मजाक। ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है अभय। मैं ना तुम्हारी खिल्ली उड़ा रही हूँ और ना ही कोई धोखा दे रही हूँ। उस हादसे से पहले तुम एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, उसी से तुमने वो पैसे कमाए हैं। और मेरा यकीन करो, उसके बाद फिर कभी पैसों की टेंशन होगी ही नहीं। यह बात सुन अभय की जैसे आंखें चमक उठी, लेकिन वो फिर भी ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये सब एक धोखा नहीं है। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मुझे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए, अभी के अभी। अभय का बचपना देख वो लड़की जोर से हंस पड़ी। अभी तो मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन हाँ, एक जरिया बता सकती हूँ जिसे तुम अपनी संपत्ति और पूंजी देखकर तसल्ली कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? इतना कहकर उस लड़की ने अभय को अपनी तरफ खींचा और उसके कानों में कुछ कहा। और वो बात सुनते ही अभय के चेहरे की उत्सुकता ज्वालामुखी में बदल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेहद गुस्से में बोला, हरगिज नहीं, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ? थोकता हूँ मैं ऐसे पैसे पर? हरगिज नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये काम करवाने की? आखिर ऐसा क्या काम करने को कहा था उस लड़की ने? क्या करेगा अभय अब? क्या सच में मिलेंगे उसे पैसे? जानने के लिए सुनिए बंदा ये बैड एस है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस लड़की की बात सुनकर अभय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जो उसे करने के लिए कहा गया था वो उसके सारे जख्म फिर से हरे कर देता। वो आगे बोला, जो भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम चाहती हो कि आज मैं उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं, और वो भी अपना ही सामान उनसे मांगने के लिए। मेरी बात सुनो अभय, बस एक बार गुस्से का घूंट पी लो और उनसे अपना सामान लौटाने की रिक्वेस्ट कर लो, क्योंकि उसी सामान में मिलेंगे तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब, और साथ ही वो सबूत जो तुम्हें चाहिए। अभय के चेहरे पर सवालिया निशान देख वो लड़की ये समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरा मतलब है एक बेहद कीमती बॉक्स जिसमें एक पैच लगा हुआ है। ऐसे ही अभय ने उस बॉक्स के बारे में सुना, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चलने लगा उस दिन का जब उसके साथ वो हादसा हुआ था। आज से 3 साल पहले उस दिन का जो भी थोड़ा बहुत उसे याद था वो बस ये था कि वो घने जंगलों में तेजी से एक बक्सा लिए भाग रहा था। उसके कपड़े लहूलुहान थे और मानो उसका पीछा एक सेना कर रही थी। और तभी किसी ने उसके सर पर एक रॉड पूरी ताकत से दे मारी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। याद आया वो बक्सा? अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए उस लड़की ने बोला। उसके इन शब्दों से अभय उन यादों से बाहर आया और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ याद आया। ठीक है, वो कार्ड मिलते ही सीधा रॉयल क्लब बैंक चले जाना और अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लेना। पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है। फिर उस बॉक्स का क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। इतना कहते ही वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल गई और अभय उसकी जाती हुई गाड़ी को एक नजर जमाए देखे जा रहा था। आखिर कौन है ये लड़की और इसे कैसे पता कि मेरे पास वो बक्सा है? कहीं ये मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? सच में मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझे ये छोटी मोटी नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी। एक तरफ ये सब सवाल एक एक कर अभय को सता रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी उसे पता ही नहीं चला। उसने आज सुबह से साइट पर काम भी नहीं किया था।
अगर उस लड़की की सारी बातें झूठी निकलती हैं तो अभय की नौकरी जाएगी अलग और उसका हाल इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। यही ख्याल लिए अभय पैदल पैदल अपने पुराने घर पहुंच गया था। जैसे ही वो दरवाजे पर खटखटाने पहुंचा तो उसको अंदर से एक झुंड की हंसी की आवाज आई। उसने कान लगाकर सुनना चाहा तो उसे पता लगा कि अंदर एक पार्टी चल रही थी जिसमें रेणुका ने अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था और सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। फाइनली हमारी रिया का पीछा छूटा उस 2 कौड़ी के कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर से। चीयर्स। रिया के चाचा कमल ने जाम हाथ में उठाते हुए कहा। उसी वक्त रेणुका भी बोल पड़ी। बस अब रिया और सूर्य का एक बच्चा हो जाए तो हम सबका भविष्य संवर जाएगा। वैसे भाभी जी, क्या कभी उस फटीचर और रिया के बीच? रेणुका समझ गई थी कि उनका इशारा किस तरफ था। वो झट से नाक सिकोड़ कर बोल पड़ी। छी छी, मेरी बेटी ने उस फटीचर आदमी को अपनी उंगली तक छूने नहीं दी। अरे उसकी औकात हमारे सामने खड़े होने तक की नहीं थी। लेकिन रिया के पापा ने, खैर अब हम क्या उसके बारे में सोचकर माहौल खराब करें। तो सूर्या एंड रिया। अभय बाहर खड़ा रिया के घर वालों की ये सारी बातें सुन रहा था जिन लोगों के लिए उसने खून पसीना बहाया था। आज वही लोग उसके बारे में ये सब कह रहे थे। तभी रेणुका ने उस शीशे के दरवाजे के जरिए किसी की परछाई देखी तो वो उठकर बाहर चली आई और जैसे ही उसने देखा कि वो शख्स कोई और नहीं अभय था तो उसका चेहरा भी लाल पड़ गया। अब क्या लेने आए हो यहाँ? कहा था ना अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलो निकलो यहाँ से। जाते हो या बुलाऊं पुलिस को? रेणुका की बातें सुन अभय को गुस्सा तो काफी तेज आया, लेकिन अभी उसके लिए वो सामान ज्यादा जरूरी था। वो जानता था अगर उसने बदतमीजी की तो वो सामान इसको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो वो बेहद आराम से बोला, मम्मी सॉरी आंटी जी, वो मैं कुछ सामान वापस लेने आया था और वो बॉक्स भी। जब मैं आप लोगों को अधमरी हालत में मिला था तो मेरे पास वही बॉक्स था। बस ये चीजें मुझे चाहिए थी। हाँ ठीक है, वैसे ही तुम्हारा सामान पैक कर दिया था मैंने। इस फटीचर के फटीचर सामान की हमको क्या ही जरूरत होगी। यहीं रुको, मैं लाती हूँ तुम्हारा सामान। अंदर आने की जरूरत भी मत करना। इतना बोलकर वो अंदर गई और एक हाथ में गार्बेज बैग और दूसरे हाथ में वो बॉक्स लेकर वापस आई। ये देख अभय का दिल टूट गया। इन्होंने मेरा सामान इस कचरे के बैग में पैक किया है। कोई इतना कैसे गिर सकता है? ये लो, सारा सामान इसमें है और ये रहा तुम्हारा बॉक्स। अब कृपा करके निकल जाओ यहाँ से। वैसे ही पार्टी में भंग तो तुम डाल ही चुके हो। रेणुका और उसके सारे गेस्ट्स अभय को ऐसी ही निगाहों से देख रहे थे। उसने अपना मुंह नीचे किया और चुपचाप उस बैग को खंगालने लगा। कुछ देर खंगालने के बाद उसे वो काला कार्ड आखिर दिख ही गया। उसको देखते ही अभय के दिल को चैन आया। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, रिया अंदर है? अभय ने अंदर झांकते हुए पूछा। नहीं, वो यहाँ नहीं है। और तुम्हें उससे अब क्या बात करनी है? जाते हो यहाँ से या अब? अभय ने उसकी बात काटते हुए कहा, जा रहा हूँ, लेकिन आप ये सब याद रखना। आज इतने सालों बाद पहली बार अभय ने अपने हक में कुछ कहा था। इस हरकत पर सिर्फ रेणुका ही नहीं, खुद अभय भी हैरान था। उसने भी इसी शौक में एक झटके के अंदर अपना दरवाजा बंद कर लिया। सारा सामान पाते ही वो भागते भागते रॉयल क्लब बैंक जा पहुंचा। बैंक बंद होने का समय लगभग हो ही रहा था। वो हाफते हाफते बैंक के बाहर जा पहुंचा था, लेकिन गेट पर ही उसे वहां के गार्ड ने रोक लिया। अरे अरे, कहां घुसे चले जा रहे हो? मैं यहाँ काम से आया हूँ। यहाँ काम से? और वो भी तुम? बेटा जरा नजर घुमा के देखो, यहाँ काम से तुम्हारे जैसे फटे हाल गंदगी से सने लोग नहीं, बल्कि महंगे कपड़े पहनने वाले और आलीशान गाड़ियों से उतरने वाले आते हैं। देश के सिर्फ बड़े से बड़े लोग ही यहाँ खाता खोल पाते हैं। चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। अभय ने फिर से समझाने की कोशिश की। मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास ये कार्ड भी है। इससे पहले कि वो उस कार्ड को अपना कार्ड दिखाता, उस गार्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभय को धक्का दे दिया। धक्का इतनी जोर का था कि वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका कार्ड भी हाथ से छटक कर थोड़ी दूर जा गिरा। उसने खुद को संभाला, खड़ा हुआ और झुककर वो अपना कार्ड उठाने लगा ही था कि एक औरत उसके कार्ड के पास आकर खड़ी हो गई।
उसने कार्ड को एक नजर गौर से देखा और फिर फटी आंखों से देखते हुए उसे उठाया। सर, आप प्लैटिनम मेंबर हैं? जी, मैं समझा नहीं। इससे पहले कि वो लड़की अभय को आगे कुछ बताती, वो सीधा उस कार्ड की ओर बढ़ी और उससे कहा, राम सिंह, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से पहचानने की गलती मत करना। तुमने सुना भी कि सर क्या कह रहे थे? मैम, मुझे पता नहीं था। शिफ्ट खत्म होने पर मेरे पास आना और अपना हिसाब ले जाना। यू आर फायर्ड। तुमने एक प्लैटिनम कस्टमर को अंदर जाने से रोका। शुक्र मनाओ कि बस अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट नहीं करवाया। ये शब्द राम सिंह पर कहर की तरह टूट पड़े। वहाँ अभय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। उसको जलील करने पर ही उस आदमी की नौकरी चली गई, महज एक कार्ड की वजह से। सिर्फ अभय ही नहीं, राम सिंह भी अपना सर खुजा रहा था। आज तक इस बैंक के इतिहास में मुश्किल से भी 10 प्लैटिनम कार्ड से ज्यादा नहीं बने होंगे, और उनमें से एक इस फटीचर के पास आया भी तो कैसे? अभय सर, मैं कशिश, यहाँ की मैनेजर। हमारे गार्ड की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आइए प्लीज, अंदर चलते हैं। उस बैंक में घुसते ही अभय को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया। आलीशान गैलरी, महंगी महंगी पेंटिंग्स, सूट बूट पहने लोग, यह सब देख अभय की आंखें चमक गई थी। सर प्लीज बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अभय ने हिचकिचाते हुए बोला। मुझे अपना बैंक बैलेंस चेक करना था। अभय की घबराहट को वो बैंक मैनेजर समझ गई थी। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नो प्रॉब्लम सर, आप प्लीज वेट कीजिए, मैं अभी बैलेंस चेकिंग मशीन लेकर आती हूँ। उस मैनेजर का शालीन स्वभाव देखकर अब अभय भी थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था। वो वहां लगे सोफा पर बैठने ही वाला था कि सर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, सॉरी। ओह, माफ कीजिएगा, मेरे कपड़े थोड़े गंदे। उस मैनेजर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं मतलब अगर आप यहाँ बैठेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं। पूरे देश भर से 10 में से 1 ये लॉन्च नॉर्मल कस्टमर्स के लिए है। आप उस तरफ वीवीआईपी लॉन्च में बैठिए। उसने अभय को वीवीआईपी लॉन्च का रास्ता दिखाया। अंदर अभय उस लॉन्च का लुत्फ उठा ही रहा था कि कशिश वापस आ गई। उसके हाथ में एक मशीन थी। उसने अभय से कार्ड लिया और उस मशीन में डालकर उसकी स्क्रीन अभय की तरफ घुमा दी। अभय ने कांपती उंगलियों से अपना पासवर्ड उसमें डाल दिया। थोड़ी देर ब्लैंक रहने के बाद जब उस स्क्रीन पर उसका अकाउंट बैलेंस आया तो उसका माथा चकराने लगा। 1000 करोड़! ये सच नहीं हो सकता। अभय की बात सुन जब कशिश ने उस स्क्रीन को अपनी तरफ घुमाया तो वो जोर से हंस पड़ी। यस सर, आपके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए हैं। अभय को ना तो अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था और ना ही अपने कानों पर। उसने एक घूंट में पानी का पूरा गिलास पी लिया। थोड़ी देर में जब उसके होश ठिकाने आए तो उसने कशिश से कहा, मुझे अभी 20 लाख रुपए चाहिए, मेरे दूसरे अकाउंट में हो जाएगा ना? बिल्कुल सर, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में यह काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ और आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ। अभय वहां से अपनी डिटेल्स देकर निकल ही रहा था कि कशिश ने उसे रोक लिया। सर, ये है मेरा कार्ड, कभी भी कोई भी काम हो मुझे बताइएगा। मैं अपना नंबर सिर्फ प्लैटिनम मेंबर्स को ही देती हूँ। हमारा बैंक अपने सबसे प्रीमियम कस्टमर्स के सारे कामों में मदद करता है। अभय वो कार्ड लेकर बैंक से बाहर आ गया। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इस कदर पलट गई थी। यहाँ उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे। एक झटके में उसके पास इतनी दौलत थी कि आधा शहर खरीद ले, 5 सूर्य खरीद ले। लेकिन उसके मन में साथ ही एक और तूफान भी चल रहा था। मतलब वो लड़की सच कह रही थी। मैं सच में पहले कोई दूसरा अभय ही था, लेकिन आखिर कौन? क्या है मेरी सच्चाई? ना जाने कब मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे। पर अभी सबसे पहले वक्त है ये कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ना। बैंक से अभय सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। हर दिन की तरह उस दिन भी शंकर सबसे बेईमानी कर उनके पैसे काट रहा था। लेकिन साहब, 100 रुपए कम है। उस दिन तो यहाँ के सुपरवाइजर अभय ने बचा लिया था तुझे, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, समझा? और है कहाँ वो लाड साहब? सुबह से गायब है। यहाँ हूं मैं, और मेरी पगार की बात छोड़िए, मनोज को उसके पूरे पैसे मिलने चाहिए। अभय ने शंकर के सामने आते हुए कहा।
उसे देख शंकर ने अपनी आंखें और सिकोड़ ली। वो पहले ही अभय पर भड़का हुआ था और उसने अब ऐसी बात कर हालात को और बिगाड़ दिया था। तो खुद को समझता क्या है? तो भी इन्हीं मजदूरों की तरह गंदी नाली का कीड़ा है। जा, नहीं देता पैसे, बिल्कुल नहीं देता, और तुझे आज से काम भी नहीं दूंगा। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। शंकर को लगा था कि इन सब बातों से अभय डर जाएगा, पर आज तक वो डरता आया भी था, लेकिन अब तो उसके पास खौफ खाने की कोई वजह ही नहीं थी। वो मुस्कुराता रहा। शंकर का पारा और चढ़ रहा था। तभी अभय बोल पड़ा, सोच लो शंकर सेठ, आज हमारी कमाई से हिस्सा मार भी पा रहे हो। मनोज को उसके पैसे दे दो और बचा लो अपनी जिंदगी। अबे छुछुंदर, अपने इस शरीर का घमंड है ना तुझे, पर कोई बात नहीं, तेरी हेकड़ी मैं अभी निकालता हूँ। तेरे साथ इस मनोज की भी नौकरी गई। ले अब बोल। इतना कहकर शंकर ने मनोज के हाथ से बाकी पैसे भी छीन लिए और उसे एक जोर की लात मारी। अभय तेजी से भागकर उसको उठाने आया और उसके कपड़े झाड़ते हुए बोला, शंकर सेठ, अब मुझे मत बोलना जो भी तुम्हारे साथ होगा। इतना कहते ही अभय ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और मनोज की जेब में रख दिए और उसे वहां से लेकर चलता बना। मनोज की आंखों में इस जिल्लत से आंसू आ गए थे। अरे इज्जत नहीं थी, लेकिन नौकरी तो थी। अब वो भी नहीं। अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा बता। और क्या फायदा ऐसा शरीर का अभय? जब नौकरी जा रही थी तो तू दोस्त की इज्जत के लिए तो लड़ लेता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अभय जानता था मनोज परेशानी में उस पर बरस रहा था, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और बेहद आराम से बोला, चुपचाप चलता रहे, शंकर अभी थोड़ी देर में ही सीधा हो जाएगा। अभय और मनोज चलते चलते बाहर आ गए थे कि तभी उन्हें अपने पीछे शंकर की आवाज सुनाई दी। जब उन दोनों ने मुड़कर देखा तो उनकी हंसी नहीं रुक पा रही थी। मोटा सा शंकर कैसे गैंडे की तरह भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसका मोटा पेट भागते हुए ऊपर नीचे हो रहा था। वो हाफता हाफता उनके पास गया और सीधा पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो अभय, मैं आज के बाद किसी भी मजदूर का पैसा नहीं खाऊंगा। माँ कसम, ये लो तुम दोनों के पैसे। शंकर ने उन दोनों को कुल मिलाकर 10,000 रुपए दे दिए। जहाँ एक तरफ अभय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी, उधर मनोज के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ आखिर हो क्या रहा था। हम दोनों के 7,000 बनते हैं। इतना कहकर अभय ने बाकी 3,000 रुपए शंकर की जेब में डाल दिए। मुझे माफ कर दो अभय और मनोज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अब किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपना सबक मिल गया है। इतना कहते ही शंकर वहां से आंख नीचे करके निकल गया। मनोज चुपचाप खड़ा अभय की शक्ल देखता रहा, जैसे अभय बिन बोले ही उसका सवाल समझ जाएगा। कोई जवाब ना आता देख मनोज ने पूछ ही लिया, आखिर ऐसा क्या किया तूने कि शंकर जैसा आदमी हमसे माफी मांग रहा था? और तो और पूरा बकाया भी वापस कर दिया, और अचानक तूने नौकरी छोड़ दी। बोल अभय, क्या हुआ है? अभय से अब और ये राज मन में दबाया नहीं जा रहा था। मनोज के सवाल से परेशान होकर वो अपना सच बताने ही वाला था कि मनोज का फोन बज उठा। हेलो, क्या? किसने? पर अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। मनोज को इतना टेंशन में देख अभय से रहा नहीं गया। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक। किसी अनजान आदमी ने मेरे बेटे की कीमोथेरेपी के पैसे भर दिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभय ने मनोज के कंधे पर हाथ रख दिया। जहां एक तरफ मनोज की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, वहीं एक और पहेली अभय का इंतजार कर रही थी। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, आज मैंने तुम्हारी मदद की तो कल रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। आखिर कौन था ये शख्स? क्या करेगा अब अभय आगे? कैसे सिखाया था उसने शंकर को सबक? किसने भरी थी मनोज के बेटे के इलाज की रकम? जानने के लिए सुनते रहिए बंदा ये बैडएस है, सिर्फ